Hello guys, good morning to all of you. I hope you all are good at your place and I'm very happy to see you again in my session. Guys, I'm very excited to discuss about Indian Economic Services everything. क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर देते हैं, इवन इस एग्जाम को देने भी चले जाते हैं, लेकिन उनको इस एग्जाम के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती। मैं बता देता हूँ कि मैं किस नॉलेज की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एग्जाम को देते हैं तो एलिजिबिलिटी क्या होती है, कितना एज तक आप दे सकते हो, क्या रिलैक्सेशन है, अगर आप क्या आप उस कैटेगरी में आ रहे हो जहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिल सकता है, एज रिलैक्सेशन मिल सकता है या क्वालिफिकेशन में बेनिफिट्स मिल सकते हैं। एंड आफ्टर दैट अगर आप इंडियन इकोनॉमिक सर्वेंट बनते हो तो आपको क्या क्या जॉब करनी पड़ेगी, क्या काम करना पड़ेगा, क्या आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप इंडिया से बाहर भी जाके काम कर सकते हो। बहुत कुछ आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, जितनी बातें मैं इसके अंदर डिस्कस करूंगा यकीन मानो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के सेशन का पर्पस सिर्फ एक ही है, आपको थोड़ी आपके एग्जाम के लिए अवेयर करना, थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ाना, ठीक है। उसके साथ ही अ, हम जैसे हमारी वेबसाइट है दीप इकोनॉमिक्स, हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम सब कुछ पोस्ट करवा देंगे। जैसे हमारे कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, राइट, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, जहाँ पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे फ्री कंटेंट अपलोड करते हैं, फ्री अपडेट्स अपलोड करते हैं, जो भी चीजें हो सकती हैं सब कुछ पोस्ट करते रहते हैं, तो उनकी अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहे। कुछ कुछ वीडियो, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो ये भी मैं कहीं ना कहीं पोस्ट करूंगा, ये वीडियो वहां पोस्ट होगी, तो उनके लिंक्स हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू मीट आवर मेंटोर्स तो आप हमारे इंस्टीट्यूट भी विजिट कर सकते हो। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, ठीक है। ओके, सो गाइस दिस इज आवर वेबसाइट, हमारी एक बहुत बढ़िया सी प्यारी सी वेबसाइट है, ठीक है, डीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, तो आप हमारी वेबसाइट पर आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। एक्चुअली हम लोग दो कोर्सेज मेनली पढ़ाते हैं, एक इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज और एक इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। एंड थैंकफुली हमारी आईएसएस की रैंक 1 ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। आईएसएस सुधीर सर पढ़ाते हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ पे गाइड करते हैं। अब आईईएस की रैंक 1 की तैयारी है सारी। ओके, तो ये हमारा इंटरफेस है। अब यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे कॉलम मिलेगा इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो सिर्फ इसी टैब पर, आईईएस के टैब पर, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के टैब पर। हाँ, अगर आपको कोई बात करनी है, हमारी टीम से डिस्कस करना है, ठीक है, तो आप हमारे इस इंक्वायरी फॉर्म को भी फिल कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन है आईईएस वेब सीरीज वगैरह के, ठीक है। अच्छा, तो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ना शुरू में वो चीज बता देता हूँ शायद जिसके लिए आपने वीडियो देखना शुरू करा है, दैट इज द एलिजिबिलिटी कंडीशन। ठीक है, एलिजिबिलिटी कंडीशन में मेजर मेजर दो तीन कंडीशंस मैटर करती हैं। एक जैसे नेशनलिटी, वो तो क्लियर है, इंडियन हो आप, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। बाकी फिर भी अगर आप जैसे नेपाल भूटान वगैरह इनसे कुछ कनेक्शन है तो आप इसको भी रिसर्च कर सकते हो। एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। एज एज लिमिट अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, ठीक है, तो 21 to 30 ईयर्स तक की एज है, आप एग्जाम दे सकते हो। मास्टर्स जरूरी होती है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स वो जरूरी हो जाती है इसके अंदर, जब तभी आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हो। अच्छा, इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी हैं, वो आप थोड़ा रीड कर लेना। जैसे एग्जांपल SC ST है पर तो 5 साल का मिल गया, मतलब जहाँ एज 30 ईयर्स है अब वहीं ये 35 ईयर हो जाएगा। ओबीसी है तो 3 ईयर्स प्लस हो जाएगा, और भी 3 ईयर्स आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। इसमें कोई अटेम्प्ट का रोल नहीं है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट का कोई खास रोल नहीं, जैसे यूपीएससी में होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड है ऑपरेशन वगैरह का, तो वो 3 ईयर्स। एक्स सर्विस मैन है या पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, PWBD, है ना, वो 10 ईयर्स, तो 40 ईयर्स तक दे सकते हो, ठीक है। ओके, अच्छा, अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे तो हम इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की अगर बात करता हूँ तो ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की जरूरत है। इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए, या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए, या बिजनेस इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए, या फिर इकोनोमेट्रिक्स में होनी चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंडियन और अप्रूव्ड फॉरेन यूनिवर्सिटी। कोई अगर बाहर से पढ़ के आया है तो वो इंडियन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए,
ठीक है, बाकी तो पैटर्न वगैरह तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन अभी होने वाला, दैट इज अबाउट द इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे कि इसमें आपको मास्टर्स जरूरी है, तो मास्टर्स तो हो गई कितने तो इंडिया में हर साल कितने लोग इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का एग्जाम देते हैं और कितने लोग इसमें सिलेक्ट होते हैं, मैं एक्चुअल डेटा आपको बता रहा हूँ। हर साल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन फिल करने के मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो सब फिल कर दो। लेकिन बात है सिलेक्शन, इट्स 0.3% सक्सेस रेट। 0.3% का मतलब समझ रहे हो आप कितना होता है? एक होता है 3%। 3% अगर है तो हर 100 में से तीसरा बंदा इंडियन इकोनॉमिक सर्वेंट बन रहा है, ये नहीं है। हर 1000 में से अगर 1000 लोग पेपर दे रहे हैं तो उनमें से 3 लोग इकोनॉमिक सर्वेंट बन रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात आप लोग? तो इसके लिए थाउजेंड्स ऑफ मतलब अगर इसमें 30 लोगों का सिलेक्शन होना है तो 10,000 लोगों को पेपर देना होगा और सीरियस कैंडिडेट होना होना पड़ेगा इसमें, ठीक है? तो एक वो आप लोग अपने माइंड में रखना, जो भी चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है। और बाकी डिटेल आप यहाँ पढ़ सकते हो वीडियो पे, ये हमारी वेबसाइट पर जाकर। तो बात आ जाती है व्हाट इज इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, क्या होती है? ठीक है, सबसे पहले सबसे जरूरी बात, इट्स द इंडियन इकोनॉमिक सर्विस जो है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज का ग्रुप ए होता है, ठीक है? मतलब ग्रुप ए जॉब होती है जो आपके टॉप लेवल पॉलिसी मेकिंग एंड एनालिटिकल रोल्स प्ले करती है। हमारे पास जनरली ग्रुप ए सर्विस जो होती है ये इकोनॉमिक्स की गवर्नमेंट सर्विसेज में हाईएस्ट कैटेगरी होती है, जो इकोनॉमिक्स में जो हमारी इंडियन इकोनॉमी में लीडरशिप रोल प्ले करती है, डिसीजन मेकर। और ये नेशनल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारी इनकी जैसे पॉलिसीज हमारी इंडिया में बनती रहती है इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो इंडियन इकोनॉमिक सर्वेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है? जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करते हैं। ध्यान रखना, स्टेट गवर्नमेंट का रोल इसमें नहीं होता, इट्स कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? और इनका जो वर्क होता है कंट्री के पूरे नेशन के डिसीजन को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है? जैसे मान लीजिए आप इंडियन इकोनॉमिक सर्वेंट हो और आप अगर कोई पॉलिसी बना रहे हो तो वो किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं बना रहे हो, वो ऑल ओवर इंडिया अफेक्ट करेगा। फिर इसके बाद में इसका पर्पस आ जाता है, ठीक है? वो अब इसको रीड करना मतलब ये आप रीड कर सकते हैं। दूसरी चीज, आईईएस को मैनेज कौन करता है? इट इज, देखो, आईईएस जो मैनेज होता है ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, जिसको डीईए बोलते हो, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वो इसको मैनेज करते हैं। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन होता है एक्चुअली, फिर हम इसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे। हमारे इंडिया में जितने भी टैक्स पॉलिसीज होती हैं, टैक्स प्रोसीजर होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री सेट करते हैं। इंडिया में जितना भी एक्सपेंडिचर होना है वो ये लोग तय करते हैं। कोई भी इकोनॉमिक प्लानिंग है या फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है, वो भी यही लोग जो है सेट करते हैं एवरीथिंग। तो आईईएस जो होते हैं वो इन्हीं के अंदर रहता है। तो इसका मतलब यही हो गया कि जितनी भी टैक्स पॉलिसी बननी है, एक्सपेंडिचर का बजट डिसाइड होना है, वट एवर, वो आईईएस का बहुत बड़ा यहाँ पर रोल होने वाला होगा। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज बेसिकली क्या इसको यूनिक बनाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इन आईईएस ऑफिसर्स मेनली काम कहाँ कहाँ करते हैं, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता ये। जैसे मान लीजिए अगर आप आईईएस ऑफिसर बन गए तो या तो आपको फाइनेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर्स मिलेगा, जिसमें आपका मेन कंसर्न होगा बजटिंग, ठीक है? बजटिंग, पब्लिक डेट, टैक्सेशन, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, या तो आप ये कर सकते हो। या सोशल सेक्टर्स में भी आपको पोस्ट मिल सकती हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर एंड द रूरल डेवलपमेंट, या फिर एग्रीकल्चर एंड द रूरल इकोनॉमी, जिसमें इरिगेशन, फूड सिक्योरिटी, प्रोडक्टिविटी, अलाइड सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल सर्विसेज हो गया, ट्रेड एंड एक्सटर्नल रिलेशंस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट हो गया। सोचो आप, ये इंडिया के कितने टॉप लेवल सेक्टर्स हैं, जो टॉप लेवल एरियाज हैं, जो आज के डेट में हमारी इंडियन इकोनॉमी कितना अफेक्टेड हो चुकी है यहाँ से, ठीक है? तो सोचो इंडियन इकोनॉमी को मतलब हैंडल करने के लिए आपको ही हायर किया जाएगा, राइट? तो ये चीज आप थोड़ी सी अपने माइंड में रखना चीजों को। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के मन में कि सर जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं क्या
दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम कर सकते हैं या फिर इंडिया के बाहर भी वो लोग जा सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, यस ऑफिसर्स कैन गो ऑन डेपुटेशन। इसका मतलब ये है कि वो अपने कैडर से बाहर टेम्परेरी बेसिस पे काम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको वर्ल्ड लेवल पर काम करना है, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे यूएन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, तो या कोई भी ग्लोबल बॉडीज, उनमें आप काम कर सकते हो। या फॉरेन गवर्नमेंट में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, उनके एडवाइजरी रोल या उनकी रिसर्च असाइनमेंट्स में। जैसे हमारे इंडिया के एक बहुत टॉप लेवल के इकोनॉमिक्स हैं, जगदीश भगवती, है वो इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है। पीएचडी तो तुम कहीं से भी कर लो, लेकिन इंडियन ओरिजिन है वो, ठीक है। वो यूएस यूएस की इकोनॉमिक पॉलिसीज का हिस्सा रह चुके हैं। अभी का तो मैं करंट अफेयर नहीं बता पा रहा, लेकिन जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उनके टाइमिंग में टॉप लेवल पोस्टेड थे वो, यूएस के टॉप 5 इकोनॉमिक्स में आ रहे थे, जबकि वो इंडियन ओरिजिन के हैं, ठीक है। इंडियन मतलब इंडिया का जो टैलेंट है वो बाहर इस्तेमाल हो रहा है, हम लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। बहरहाल, तो ये सब चीजें हैं, और आईएएस ऑफिसर्स की पॉलिसी मेकिंग में क्या क्या रोल होता है, ये सब चीजें हमारी रहती है। तो आज का हमारा मेनली डिस्कशन था अबाउट इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज क्या होता है। उसके अलावा देखिए, आप इस लिंक पर जा सकते हैं और इसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है। आज के सेशन को मैं इतना रखता हूँ। मिलते हैं एक और सेशन में। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय बाय।